खास शो में जिसका नाम है बजट आपकी पॉकेट पे क्या असर पड़ने वाला है इसका। देखिए, बजट में कई सारे ऐसे प्रोविजंस, कई सारी ऐसी घोषणाएं की गई हैं जिनका सीधा इम्पैक्ट आपके फाइनेंस पे पड़ेगा, यानी आपके बजट पे पड़ेगा, आपकी जेब पे पड़ेगा। आप सैलरी पेड हैं या कहीं काम कर रहे हैं या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी फॉर्मेट में अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो आपके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐलान इस संदर्भ में किए गए हैं। आप जो कमाते हैं उस पर आपको टैक्स जो देना पड़ेगा उसमें ट्वीकिंग है। जो आप कैपिटल गेंस कमाते हैं एसेट के थ्रू, उसमें बहुत सारी ट्वीकिंग की गई है। तो कुल मिला के ये है कि आपकी जेब में कितना असर पड़ेगा, जाएगा, आएगा, या बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, या क्या, कैसे आप बचा सकते हैं। बचाने से मतलब कि क्या कोई तरीका है कहीं इन्वेस्टमेंट करके उसको सेव किया जा सके। ये ऐसे सवाल हैं जो आप कल से उलझे हुए होंगे, और बहुत बड़े बड़े दिग्गज इसमें उलझे हुए हैं। उनके भी समझ में अभी नहीं आ रहा है कि ये जो बजट है इसको कैसे पूरी तरीके से डिकोड किया जाए। लेकिन आज हमने दो खास एक्सपर्ट बताए हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे में इसको डिकोड कर लिया है कि आपकी सेहत बजट पे क्या असर पड़ने वाला है, आपकी जेब पे क्या असर पड़ने वाला है, और उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाएगा। तो मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, क्रेडेंस फैमिली ऑफिस के एमडी कीर्तन शाह और टैक्स एक्सपर्ट प्रतीक बंसल। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। तो छोटे छोटे सवालों के जरिए विषय को समझते हैं और फिर समझते हैं कि इसको कैसे हल किया जाए। कीर्तन, आपसे शुरू करते हैं। पहले तो बहुत सिंपल वे में समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि जो एसटीटी बढ़ी है एफएनओ पे, क्या इम्पैक्ट होगा उसके, जो ट्रेडर्स भाई हमारे लोग हैं। नीरज जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, एसटीटी में दो चेंजेस हुए। अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो 0.062% से आपका एसटीटी 0.1% हो गया है, और फ्यूचर्स में 0.0125% से 0.02% हो गया है। तो दोनों फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आपकी एसटीटी बढ़ गई है। अब एसटीटी बढ़ने से ऑफ कोर्स उतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लग नहीं रहा है मुझे स्पेसिफिकली, क्योंकि आप अगर देखें 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे ऑप्शंस पे 6,200 रुपए की जगह पे अब आपको 10,000 रुपया भरना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स 3,800 रुपया बढ़ गया है 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे ऑप्शंस पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स जितनी तेजी से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बड़ा छोटा सा चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू कि आप उनको कर्टेल कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कुछ है। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में पार्टिसिपेशन या वॉल्यूम्स में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, पर मुझे नहीं लगता इसकी वजह से आप बहुत सारे लोगों को डिस्करेज कर पाएंगे कि आप एफएनओ में पार्टिसिपेट मत कीजिए। लेकिन कीर्तन जी, इस बात पर निर्भर है कि जब तक मार्केट बूमिंग है, मार्केट अगर थोड़ा ठंडा पड़ेगा तो इसका इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। 100% मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, जितने भी लोग कोविड के बाद मार्केट में पार्टिसिपेट करने आए हैं, उन्होंने लार्जली फॉर व्हाट एवर रीजन मार्केट में सिर्फ तेजी देखी है, और उन्होंने जिन भी तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहे उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स पाए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से सॉफ्ट हो जाता है, या तो नीचे जाता है या तो साइडवेज रहता है थोड़े से सिग्निफिकेंट टाइम तक, राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेशन में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये पार्टिसिपेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद पैसा बनाना इजी है। जिस दिन पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा, जो असली नेचर है मार्केट का, पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। बिल्कुल, जब तक तेज़ी है तब तक तो कोई बात नहीं है। और अच्छा, जो ये म्यूचुअल फंड है, इनके इन्वेस्टर्स पे क्या असर पड़ेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। देखिए, अगर आप इक्विटीज की बात करें तो इक्विटीज पे बुरा इम्पैक्ट है, क्योंकि इक्विटीज में आपने देखा कि कैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 15% से 20% कर दिया गया है, और लॉन्ग टर्म कैसे 10% से 12.5% कर दिया गया है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे उस एस्पेक्ट में नेगेटिव है। फिक्स्ड इनकम में कोई चेंज नहीं है, जो आपको पहले भी स्लैब रेट्स पर टैक्स किया जाता था इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कितने समय तक इन्वेस्टेड है, आज भी वही टैक्स कंटिन्यू किया जाएगा। पर एक छोटा सा एडवांटेज है तीसरी कैटेगरी में, जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जिसमें ना आप 65% इक्विटी में हो, ना आप 65% फिक्स्ड इनकम में हो। उस कैटेगरी में जो आ गया गोल्ड, फंड ऑफ फंड्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी वगैरह वगैरह, उसमें एक एडवांटेज हो गया है कि अब अगर आप 24 महीने से ज्यादा के लिए निवेश करके रखते हो तो आपको सिर्फ 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, जो पहले इससे ज्यादा था।
एसआईपी पे कुछ असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है ऑनेस्टली इसका कोई भी एसआईपी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए हर एसेट क्लास को आई थिंक बैलेंस करने के लिए या सेम सेम सिस्टम में या सेम प्रोसेस में लाने के लिए हर एसेट क्लास में ट्वीकिंग की गई है। आप रियल एस्टेट में देख लीजिए, गोल्ड में देख लीजिए। तो इन्वेस्टर के पास ऐसा कोई बहुत दूसरा विकल्प नहीं है या एसेट क्लास नहीं है जहां पर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिल पाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एसआईपीज में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए ये टैक्स बढ़ने की वजह से। तो ऑफ कोर्स टेम्पररीली बहुत मोमेंटम वाइज मार्केट पे इम्पैक्ट हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि आप देखिए 4% से कम लोग इंडिया में आज भी इन्वेस्टेड है। बहुत बड़ा आज भी मेरे हिसाब से ऐसा इकोसिस्टम है जो आज तक अभी तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केट्स में इन्वेस्टेड है ही नहीं। तो लॉन्ग वे टू गो फॉर मी, मुझे नहीं लगता इसका कोई रियल इम्पैक्ट होगा। ओके, लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई खास असर नहीं पड़ेगा। एक तीसरी चीज़ और समझाइए मुझे, बाईबैक पे भी कुछ चेंज किया है जिसका असर दोनों पे पड़ेगा, इन्वेस्टर पे भी और कंपनी पे भी, ये क्या है? ये क्वेश्चन भी मेरे लिए? जी जी, आपसे ही है, फिर बात है प्रतीक। बाईबैक्स में भी आपको अभी फुल टैक्स देना पड़ेगा जो पहले एप्लीकेबल नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट तो डेफिनेटली इम्पैक्टफुल है, क्योंकि वो अल्टीमेटली विल गेट टैक्स टू यू एज डिविडेंड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस हो सकती है फ्रॉम अ थॉट प्रोसेस परस्पेक्टिव कि कंपनीज अब ये कॉर्पोरेट एक्शन को किस तरीके से लेना चाहती है। परफेक्ट, इन्हीं तीनों पर डिटेल में बात करेंगे। अब चलते हैं प्रतीक के पास। प्रतीक, ये एक बिल्कुल जनरल बेसिक क्वेश्चन है कि जो इतने सारे टैक्स में रिजेक्ट किए गए हैं, क्या मकसद इसको लिए क्या है? ये जैसे सरकार ये करी हमने रैशनलाइज किया है, तो कई जगहों पे बहुत बढ़ गया, कई एसेट क्लास पे, उससे बहुत लोग चिंतित हैं। क्या लगता है आपको ये क्यों हुआ होगा? तो एक चीज़ हमको ये इसमें बेसिकली समझनी चाहिए कि जो आपके जो टैक्स स्लैब्स हैं, जो आपके सैलरीड क्लास, जो सबसे बड़ा वर्ग है हमारी सोसाइटी का, उसमें अगर आप देखेंगे तो पिछले साल वो लोग एक नई टैक्स रेजिम लेके आए थे जिसमें उन्होंने टैक्स स्लैब्स को थोड़ा सा रीजिक किया था। अब उन्होंने इस बार उसको वापस से और टिंकर किया है, बट उन्होंने एक चीज फिक्स रखी है, जो लोएस्ट स्लैब है विच इज जो 3 लाख का, और जो हाईएस्ट है 15 लाख का, वो उन्होंने फिक्स रखा है। तो अभी भी अगर आप ये देखो कि उनका ये मानना है कि 15 लाख से ऊपर अगर कोई है तो वो 30% के दायरे में आना चाहिए, क्योंकि वो हायर इनकम ग्रुप है। अभी इसमें बीच में उन्होंने स्लैब्स को चेंजेस किया है, और उस पे जो चेंजेस किए हैं उसके वजह से सिर्फ 2 ही वर्ग ऐसा है जिसको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पूरा 2023 की नई टैक्स रिजीम और अगर आप 2024 की नई टैक्स रिजीम को कंपेयर करोगे तो 6 से 7 लाख के वर्ग ग्रुप जो है वो पुरानी वाली टैक्स रिजीम में, पुरानी वाली नई टैक्स रिजीम में 10% दे रहा था, अभी वो 5% देगा। जबकि 9 से 10 लाख का जो कैटेगरी है वो पहले 15% दे रहा था, अब वो 10% देगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो मुझे लगता है कि ये सरकार का जो फोकस रहा है। अगर आप देखेंगे बजट में उन्होंने हमेशा से ये बोला है कि गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और युवाओं को उनको प्रमोट करना है, उनके लिए उनको जॉब बढ़ानी है, उनको स्किल डेवलपमेंट करनी है, और सबसे बड़ी बात उनको उनके पॉकेट में ज्यादा इनकम रखनी है। ये उनका सबसे बड़ा मोटिव रहा है। अभी के इलेक्शन रिजल्ट के बाद आप अगर देखेंगे तो कोलिशन गवर्नमेंट आई है और उनका ये फोकस रहा है। अभी हमारे स्टेट इलेक्शंस भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र के, हरियाणा के। उनका अब ये फोकस ये है कि वोटर रिलेशनशिप जो है उसको उनको मजबूत करना है। तो ये वर्ग ऐसा है जो सबसे बड़ा वोट बैंक होता है, इसलिए वो ऑब्वियसली इस पे उन्होंने फोकस करके इसको चेंजेस किए हैं। पर मुझे ये बताइए, मेरा ये मानना है कि अभी भी, हाँ जी जी प्रतीक, मुझे ये समझाइए कि अब 2023 वाली स्कीम तो भूल जाइए, अभी ओल्ड स्कीम टैक्स वाली और 2024 की नई वाली, अब ये 2 हैं, 23 का कोई मतलब नहीं। अगर आपकी आमदनी 15 लाख से ऊपर है तो नई वाली स्कीम में फ़ायदा है या पुरानी वाली में?
अगर आपकी आमदनी 15 लाख से ऊपर है तो पुरानी वाली में फायदा होगा, क्योंकि पुरानी वाली में आपको बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिल सकते हैं। 80C, 80D, आप इंटरेस्ट जो पे करते हो हाउसिंग लोन पे, आप जो HRA क्लेम करते हो, आप जो एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट क्लेम करते हो, वो उसका डिडक्शंस, ये सारे डिडक्शंस आपको पुरानी स्कीम में मिल जाते हैं। नई स्कीम में चूंकि उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि उनको उसको सिंपल रखना है, उनको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, जैसे कि हर आदमी को सिंपल स्ट्रेट एक टैक्स भरने को आ जाए, तो उन्होंने उसके बेसिस पे उस पे 30% लगाया है। तो अगर आपकी आमदनी 15 लाख से ऊपर है तो आपको पुरानी स्कीम में बेनिफिट होगा। तो नई स्कीम में फिर आदमी क्यों स्विच करेगा? नई स्कीम में आप तभी स्विच करोगे जिसके आपके इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। जो सैलरी क्लास वो है जिसके इन्वेस्टमेंट्स नहीं है 80C के या 80D के, उसके लिए नई स्कीम फिर भी सिंपलर है, क्योंकि उसको एनीवे जो टैक्स का बेनिफिट है वो अगर 15 लाख या 12 लाख वाली रेंज में है तो उसको नई स्कीम में बेनिफिट मिल जाएगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अगर आप देखोगे तो नई स्कीम में उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। तो उससे भी ये नई स्कीम में अगर आप रहोगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा 25,000 का। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पुरानी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे थे तो चूंकि 80C तो सर बहुत बड़ा, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, 1.5 लाख ही तो है अभी भी शायद। उसके अलावा आपने कोई होम लोन ले रखा तो शायद उसका थोड़ा सा पोर्शन बच जाता है या इंश्योरेंस का कोई बचेगा। अदरवाइज तो मतलब 4-5 लाख रुपए अगर आप जमा करें तो शायद थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। मान लीजिए 2 लोग हैं जिनकी आमदनी 15 लाख 1 रुपए है, एक ओल्ड स्कीम में है, एक न्यू स्कीम में है, कौन कितना टैक्स भरेगा? एक ने मान लीजिए पुरानी वाली ने सब जुगाड़ लगा के सब कुछ निवेश भी किया है, तो अगर उसने कोई भी निवेश नहीं किया है पुरानी स्कीम में, नहीं तो किया है तो बराबरी पे बैठे। अच्छा, किया उसने है तो किया है तो फिर उसको पुरानी तभी जब किसने किया है। हाँ, अगर एग्जैक्टली तो अगर उसने निवेश किया है 15 लाख के 1 रुपए उसकी इनकम है और उसने निवेश किया हुआ है तो उसको 2 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा 80C और NPS वो सब मिला के। तो 2 लाख वो कम हो गया आपका, तो आपकी एनीवे टैक्सेबल इनकम जो है वो 13 लाख रह जाएगी। तो आप उस हिसाब से क्या बोलते हैं आप जो कम वाला 20% वाला जो ब्रैकेट है आप उसमें आ जाओगे। ओके, तो थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि अगर आप पुरानी स्कीम में है, दर्शकों के लिए, कि अगर आप 15 लाख रुपए से ज़्यादा आपका साल की काम आमदनी है और आप पुरानी स्कीम में है लेकिन वो सारे निवेश के जो तरीके बचाने के हैं वो करते हैं आप, तो आपको नई के मुकाबले थोड़ा बेनिफिट। नेट आउटगो में कितना फर्क पड़ेगा प्रतीक? सॉरी, नेट टैक्स कितना बनेगा दोनों का? कुछ कोई ऐसा कैलकुलेशन किया आपने? कितना फर्क जाएगा? नेट टैक्स अगर आप देखेंगे, नेट टैक्स में मेरे हिसाब से अगर आप 2 लाख रुपए कम कर देंगे और हार्डली अगर आप देखोगे तो 10% का ही टोटल टैक्स में बेनिफिट होगा, तो मेरे हिसाब से 20 से 25 हजार का ही फर्क पड़ना चाहिए। ओके, 20-25 हजार बचेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 4,88,000 या उससे ज़्यादा का निवेश करना पड़ेगा। कीर्तन, कौन सी स्कीम ज़्यादा फायदेमंद है, नई या पुरानी? जो मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो ट्रेडिंग वेडिंग भी करता है, ये भी जोड़ लीजिए उसी में। एक्चुअली हमने थोड़े से कैलकुलेशंस किए थे बजट में ये डेटा आने के बाद, तो 2 डेटा पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा। मान लीजिए अगर आप सैलरीड है तो आपकी सैलरी अगर 15,75,000 या उसके ऊपर है, राइट, तो आपको 4,83,000 रुपीज के डिडक्शंस या अलाउंसेस मिलते हैं अगर, तब जाकर आप न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम सेम हो जाते हैं। इसका मतलब अगर आपकी सैलरी 15,75,000 या उससे ज्यादा है तो आपके पास न्यू स्कीम्स में जाने के लिए या न्यू टैक्स रेजिम में जाने के लिए अगर आपके पास 4,83,000 से कम का डिडक्शन है तो आप न्यू स्कीम में जाइए। ओनली इफ यू हैव 4,83,000 के ऊपर डिडक्शंस और अलाउंसेस तो आपको ओल्ड स्कीम्स अच्छी पड़ेंगी। और अगर आप नॉन सैलरीड है, राइट, तो उसमें अगर आपकी 15 लाख या उससे ऊपर की उसके ऊपर की इनकम है तो आपको ये सेम नंबर 4,08,000 रुपीज चाहिए। तो अगर आपके पास 4,08,000 से ज्यादा का डिडक्शन है तो आप पुरानी वाली में जाइए, वरना आप नई वाली में जाइए। ओके, एक चीज और बताइए,
अगर नई टैक्स रिजीम को बहुत अट्रैक्टिव नहीं बना रहे हैं क्योंकि डिडक्शंस नहीं है इसमें, और अब आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भी बहुत सारे जोड़ दिए हैं, तो नई वाली में हमको क्या ऐसा एडवांटेज मिल रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ? नहीं, आई थिंक अगर मैं इनकम मेरी बहुत है, 15 लाख से ऊपर 17 लाख 20 लाख है, प्लस मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से भी पैसे कमा लेता हूँ, तो हमारा जो टोटल है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अब मैं बचाने का भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं है ना मेरे पास, तो मैं पुरानी में जाऊँगा ना फिर। तो नई स्कीम का क्या अट्रैक्शन है? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप पिछले दो या तीन बजट से देखें, इंटेंट का क्लियर है कि इनको टैक्स को बहुत सिंप्लीफाई कर देना है, डिडक्शन अलाउंसेस सब निकाल देना है, राइट? आप देखिए, इंडेक्सेशन को निकालने का भी पर्पस मेरे हिसाब से यही था कि आप इंडेक्सेशन या टैक्सेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दें। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बेनिफिट्स होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको बेनिफिट्स नहीं होगा, पर ये मैंडेट बड़ा क्लियर है। अगले 1 या 2 बजट्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बोल देंगे कि अब आप पुराना वाला यूज नहीं कर सकते, आपको कंपल्सरीली नए में ही आना पड़ेगा। अब आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है इज ऑल सेकेंडरी मेरे हिसाब से, पर इनका बड़ा क्लियर है फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से कि आप नए टैक्स रेजिम की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि आप इस वाले बजट में भी देख लीजिए, एक आपको ऐसी चीज पुराने वाले टैक्स रेजिम पे नहीं दी गई है, जबकि नए वाले में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया, एनपीएस 10% से 14% कंट्रीब्यूशन कर दिया, कितनी सारी चीजें कर दी, स्लैब्स चेंज कर दिए, पर पुराने वाले पे कुछ नहीं दिया है। तो आई थिंक इंटेंट एफएम का बड़ा क्लियर है। आप अगर इंडिविजुअली सिलेक्टिवली मूव नहीं करेंगे तो ओवर 1 और 2 ईयर्स हम आपको कंपल्सरीली नए टैक्स रेजिम में डाल देंगे। इस बारे में एक कमेटी बनाई गई है जो रिव्यू करेगी, और धीरे धीरे सरकार अब डायरेक्ट टैक्स कोड की जो पुरानी, अगर आप लोगों को याद हो, जो 2002 में आई थी केलकर कमेटी की तरफ, उसी दिशा में कुछ कुछ बढ़ने की कोशिश करेगी कि बहुत सिंप्लीफाई किया जाए, और स्लैब्स में भी बहुत मैसिव चेंज है। तो उन्होंने कहा भी एक कमेटी बन रही हो 4-6 महीने में आएगी, तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि जो बात कीर्तन कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये सब जो झंझट वाली स्कीमें है कि इतना जोड़ो, इतना लगाओ तो इतना बचाओ, ये सब खत्म करने की दिशा में सरकार बढ़ रही है। और फिर आपके लिए एक ही स्कीम होगी जो कि न्यू टैक्स स्कीम। सरकार अपना इस इंटेंट क्लियर कर चुकी है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको नहीं ही मिलेगी, अगर आप चूज़ नहीं करते तो नई स्कीम में ही आप जाते हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो आप दोनों समझेंगे वो जो है रियल एस्टेट को लेकर के, जहाँ पे कैपिटल गेंस तो कम किया लेकिन इंडेक्सेशन भी ख़त्म कर दिया। उसका क्या असर है? मैंने कब ख़रीदा, कहाँ सेट ऑफ करें, बेचें कि ना बेचें, बेच के ही मकान खरीदें तो फ़ायदा है, ऐसा सवाल आपके मन में होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद इसमें डिस्कस करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। बजट आपकी पॉकेट पर क्या असर पड़ने वाला है उससे, इस पर हम बातचीत करें। अभी हमने बातचीत की कि जो कैपिटल गेंस है या नई टैक्स रिजीम या पुरानी टैक्स रिजीम, किस में आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है रहने में, तो उस कंडीशन अप्लाई, स्टार लगा हुआ ऊपर। अब दूसरा एक बड़ा मुद्दा है, अगर आप प्रॉपर्टी ओन करते हैं, घर ओन करते हैं और उसको बेचते हैं तो उसमें आपको इंडेक्सेशन मिलता था लेकिन कैपिटल गेंस लगता था। कैपिटल गेंस 12.5%, लेकिन इंडेक्सेशन खत्म। प्रतीक, मान लीजिए किसी ने मकान लिया है 1980 में, आज वो बेचेगा तो पहले के मुकाबले उसको नुकसान होगा या फ़ायदा, या कुछ नहीं होगा? तो बजट में ये चीज़ क्लियर है कि 2001 के पहले की जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है या उनको जो वसीयतन मिली है पीछे से, उस पे ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये जो चेंज वो लेके आए हैं ये पुरानी प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये एक बार ये समझ लेते हैं सारे दर्शकों के लिए, ये इंडेक्सेशन होता क्या है। इंडेक्सेशन वो होता है जिसके माध्यम से हमने जिस प्राइस पे प्रॉपर्टी खरीदी है, हम उस प्राइस को इन्फ्लेशन के बेसिस पे आगे कंप्यूट करते हैं जिस साल में हम उसको बेचने जाते हैं। अगर हमने प्रॉपर्टी मान लीजिए सन 2000 में खरीदी है और अगर हम 2024 में उसको बेचने जा रहे हैं, तो बीच का जो टाइम पीरियड है 24 साल का, हम उसमें 4 या 5% पर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी की कीमत, अगर हमने 100 रुपए में खरीदी है तो वो हम उस हिसाब से उसको बढ़ाते चलते हैं। और हम जब उसको 2024 में बेचने जाएंगे तो जो बढ़ी हुई प्रॉपर्टी की कीमत आएगी आफ्टर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन वाला इंडेक्स, तो जो डिफरेंस आएगा उसको सरकार मानती है कि वो आपका प्रॉफिट है और उसको कैपिटल गेन कहा जाता है और उसके ऊपर वो लोग टैक्स मांगते हैं।
अब उन्होंने क्या किया है आज की डेट में, मैं एक एग्जाम्पल लेके दर्शकों को समझाना चाहता हूं। अगर आपने मान लीजिए 25 रुपए की, मैं 100 रुपए का बेसिस पे एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आपने 25 रुपए की एक कोई चीज खरीदी। अब उसको आप अगर 100 रुपए में बेचने जाते हो तो आप और उसमें आपका जो इंडेक्सेशन के हिसाब से आपका जो बेस प्राइस बन जाता है जिस भी साल में आप बेचने जाते हो वो मान लीजिए 50 रुपया हो जाता है। तो आप सरकार ये पुराने सिस्टम के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ऐसा था कि 100 में से 50 माइनस करके जो 50 रुपया बचा उसके ऊपर सरकार टैक्स मांगती है। अब उन्होंने बोला है कि वो जो 25 का जो 50 हो गया हम वो अलाउ नहीं करेंगे, हम फ्लैट 100 में से 25 को माइनस करके 75 रुपया जो आया उसके ऊपर हम 12.5% का टैक्स लगाएंगे, जिसको वो लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोल रहे हैं। अब उसमें अगर आप देखोगे तो पुराने रेजीम के बेसिस पे आप 50 रुपए के ऊपर 20% दे रहे थे, जो कि आता है आपका 10 रुपया। और अगर आप नए रेजीम के हिसाब से देखोगे तो 75 रुपए के ऊपर आप 12.5% दे रहे हो, जो कि आई थिंक 9-9.25 रुपए आता है। 9 रुपए 37 इस सिचुएशन में ज्यादा डिफरेंस 9 रुपया 37 पैसे, तो इस सिचुएशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस कब आएगा? जब आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा रिटर्न नहीं दे रही है आपको। जो आपने 100 रुपया का दाम है आपका बेचने का, अभी वही दाम आप 75 रुपया कर दीजिए, तब ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। 75 में से अगर हम पुराने सिस्टम के हिसाब से बात करें तो 75 में से मैं 50 अगर माइनस करूंगा तो 25 रुपया मेरा टैक्स प्रॉफिट आएगा, और उस 25 रुपए के ऊपर मुझे 20% देना था, जो कि 5 रुपया आता है। पर अगर मैं अभी नए प्रपोजल बजट के हिसाब से बात करूं तो 75 में से 25 अगर मैं माइनस करूंगा तो आएगा 50 रुपया, और उस 50 के ऊपर मुझे अब 12.5% देना है, जो कि आएगा 6.25 रुपए के आसपास जी। तो इस हिसाब से मेरा टैक्स बर्डन बढ़ जाता है। तो मोटे तौर पर प्रतीक ये है कि अगर प्रॉपर्टी आपने बहुत पहले की है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उसमें तो आपको बल्कि लाभ ही होगा। लेकिन अगर आपने 10-15 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी है, अब उसमें आप 12.5% भरेंगे तो आपको नुकसान होगा। कीर्तन, इस प्रपोजल का इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप? क्योंकि आप तो फैमिली ऑफिस मैनेज करते हैं, बहुत लोग के पास बड़ी पुरानी प्रॉपर्टीज़ होंगी, बेचना चाहते होंगे, या नई प्रॉपर्टी उन्होंने 8-10 साल पहले खरीदी होगी, वो बेचना चाहते होंगे। क्या इम्पैक्ट होगा इससे? आई थिंक रियल एस्टेट के लिए मेरे हिसाब से नेगेटिव है। कुछ वापस नंबर शेयर करना चाहूँगा कैलकुलेशंस के हिसाब से। अगर आप देखें पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो CII 289 था और 5 साल में CII होगा 363, राइट? इस कैलकुलेशन के बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टी पे 11.2% अगर CAGR आया है, तब जाकर आपका नया टैक्सेशन पुराने टैक्सेशन को मैच करता है। इसका मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी ने 11.2% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, तब जाकर आपके लिए नया टैक्सेशन बेनिफिशियल। अगर आपके प्रॉपर्टी ने 11.2% से कम रिटर्न दिया हुआ है तो आप नए टैक्सेशन में मूव करके ज्यादा टैक्स भर रहे हैं। अब रियल एस्टेट में 11.2% से ज्यादा रिटर्न कमाना कैपिटल गेन्स पे उतना आसान नहीं है, स्पेसिफिकली मेट्रोज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग पे फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव तो ये डेफिनेटली नेगेटिव है। और लास्ट 10 ईयर्स में तो मुझे नहीं लगता 11% का CAGR किसी भी शहर में प्रॉपर्टी में बना है। आई थिंक देखिए ये सब्जेक्टिव है, बट लार्जली हाँ, अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखें जो रिपोर्ट होता है, आई डोंट थिंक 11% जितना रिटर्न बना होगा। नहीं बना हुआ। 10% का CAGR नहीं बना। इतने CAGR जब हम लोग लेते हैं तो फिर वो ठीक है, किसी एक साल में हो सकता है कोविड के बाद अचानक से कहीं बढ़ गया, लेकिन उसके 10 साल पहले तो जीरो ही थे। तो CAGR 11% बड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे दिख रहा है। एक चीज़ मुझे और समझे, मेरे दिमाग में आता है, जब प्रतीक जी कॉस्ट जोड़ते हैं, जिसको आप करें ये प्रॉपर्टी कॉस्ट, उसमें क्या रजिस्ट्रेशन वाले खर्चे भी जोड़ते हैं क्या? मान लीजिए आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 7-8 लाख रुपए आपके लगे रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी में, वो उस कॉस्ट का पार्ट है कि नहीं है? स्टैम्प ड्यूटी उसका पार्ट नहीं बनता है, वो अलग रहता है। तो यार ये तो और नुकसान है। 5% तो हमारी कॉस्ट को आप मान ही नहीं रहे। कीर्तन जी, ये क्यों कर नहीं ऐसा करते? कीर्तन, सॉरी आपका अगर ये स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट नहीं जोड़ते, मेट्रोस में 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टीज जो लोग ले रहे हैं, जिन्होंने 3 करोड़ का मकान लिया 5 साल पहले, तो उसमें 15-20 लाख तो उनके और जुड़ गए ना उसमें।
सी आई थिंक ये डिस्कशन थोड़ा सा टीडीएस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब थोड़ा सा, क्योंकि ब्लैक पैसा बहुत यहाँ पर यूज होता है हाँ अनफॉर्चुनेटली, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब गवर्नमेंट भी काफी अंडरस्टैंड करती है, आई एम होपिंग सो। इसीलिए अगर आप देखिए ये करंट वाले में भी आप 50 लाख वाला जो टीडीएस वाला सब्जेक्ट था, उसमें भी लोग पहले क्या करते थे, अगर आपने जॉइंट प्रॉपर्टी ली हुई है और 90 लाख की प्रॉपर्टी ली है, तो दो लोग 45 लैक्स देकर उसको ऐसे दिखाते थे कि 50 लाख रुपया हुआ ही नहीं है, इसलिए वो 1% टीडीएस नहीं भरते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब लूप होल्स को क्लोज तो ऑलरेडी कर दिया है, पर क्योंकि द गवर्नमेंट क्लियरली नोज कि ये सब होता है, मुझे ऐसा लग रहा है इन चीजों को बाहर रखा जाता है इससे। पर इसका आंसर वेरी ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है। हाँ एग्जैक्टली ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी था कि ये 15-20 लाख जो कॉस्ट पड़ी। खैर एनीवे, आज के चर्चा का जो टेक अवे है वो मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ आपको कि अगर आपने प्रॉपर्टी ले रखी है बहुत पुराने समय से और आपको उसमें कम से कम, जैसे भी कैलकुलेशन बता रहे हैं कि 11.25% के CAGR से आपकी प्रॉपर्टी बढ़ी है, तब तो नए टैक्स रिजीम में आपको फ़ायदा, अदरवाइज़ आपको नुकसान होगा क्योंकि वो कैलकुलेशन में नहीं बैठेगा। एक दूसरा जो टैक्स रिजीम वाली बात है कि आप किस ब्रैकेट में रहेंगे, तो अगर आपकी आमदनी 15,75,000 से के आसपास या उससे ज़्यादा है और आप कम से कम 4,08,000 या 83,000 के ब्रैकेट तक सेव करते हैं तो ही नई स्कीम में जाने का फ़ायदा है। लेकिन अगर आप बहुत सारे डिडक्शंस ले रहे हैं 80C के, 80D के या होम लोन वाले के इंटरेस्ट वाले, तो शायद आपके लिए पुरानी स्कीम अभी भी फ़ायदेमंद होगी। लेकिन अगले 6 महीने में वो कमेटी क्या रिकमेंड करती है, किस तरह से रिजीम चेंज होती है, इस बात पे निर्भर करेगा। तो फिलहाल अगले बजट तक के लिए तो आप इस शो को देखिए और समझिए कि आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। फरवरी में क्या चेंजेस होंगे इस पर हम लोग फिर से दोबारा बातचीत करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए कि उनकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है।